एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो भाई, साइंटिफिकली प्रूव करो उस चीज को। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दो थोड़ी सी, प्रूव करके। ओले ओले रेंटेड नास्तिक बच्चे को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन चाहिए, दे देंगे, डोंट वरी। तो आज से पूरे 10 लेसन पढ़ाए जाएंगे, 10th बीइंग अ स्पेशल वन। पर फुल कंटेक्स्ट जानने से पहले लेट्स ऐड अ डिस्क्लेमर। लॉजिक एंड सोल भाई एक बहुत ही मैच्योर और इमोशनली परिपक्व आदमी है। इस वीडियो में मैं जो भी हल्का फुल्का रोस्ट करूं या लेग पुलिंग करूं, उसका उद्देश्य लॉजिक एंड सोल भाई के प्रति कोई दुर्भावना फैलाना नहीं है, बल्कि हास्यास्पद ढंग से सही बातें प्रसारित करना है। और मैं जानता हूं लॉजिक एंड सोल भाई भी इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और बुरा नहीं मानेंगे, और स्ट्राइक तो बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पक्के वाले ध्वजवाहक हैं। नाउ टाइम फॉर अ लिटिल बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट। तो हुआ ये कि ऋषभ भाई ने सावन में हिंदुओं द्वारा नॉन वेज के परित्याग कर देने के ऊपर एक वीडियो बनाया, जिसमें वे श्रावण मास से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य बताने का प्रयास कर रहे थे। और तब नास्तिकता के पेड़ से लिपटी हुई स्टीफन की लता पे उगा ये अमरूद जैसा भाई वहां टपका। सावन के महीने में लोग नॉनवेज खाना क्यों छोड़ देते हैं? वो सावन जो है ना, उसको ऐसा बोला गया है कि प्योरिटी है वो हमारे बॉडी की और हमारे सोल की, और भगवान की वर्शिपिंग है। फिर से वहीं आके अटक जाते हैं। ऐसा बोला गया है, सिद्ध नहीं करेंगे। एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो भाई, धार्मिक एक्सप्लेनेशन तो दे दी, साइंटिफिकली प्रूव करो उस चीज को। देखो, इसने बोला साइंस चाहिए, तो ठीक है भाई, आज हम तुम्हें साइंस ही देंगे। पर पहले तुझे ये समझना पड़ेगा। लेसन नंबर 1, दिस इजंट साइंस। तो नास्तिकता के अमरूद जो तू ये कर रहा है, ये साइंस नहीं है, ये साइंटिज्म है। और ये कोई रैंडम गाली नहीं है जो मैंने बना ली, ये एक एक्चुअल रिकॉग्नाइज्ड टर्म है फिलोसफी ऑफ साइंस में। किसने कहा कि हर चीज का प्रूफ केवल साइंस ही देगी, या साइंस जो देगी वही अंतिम सत्य होगा? चल, अंग्रेजी चाहिए होगी ना, तो मैकॉले के हैंगओवर ले पढ़। साइंटिज्म इज द philosophical belief or ideological stance that natural science and the scientific methods are only valid means of discovering truth and obtaining genuine knowledge about reality. एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो भाई। क्या कह रहा है ये? फिर से वहीं आके अटक जाते हैं। ऐसा बोला गया है। साइंस बुद्धि। अब सोच, तेरा खुद का कोई नाम है जो तेरे माता पिता ने कभी ना कभी बस बोल दिया था एक दिन। इन शॉर्ट, किसी और ने रख दिया, और तूने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के उस नाम को पूरी जिंदगी ढो लिया। तो चल, मुझे इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे, कोई मैथमेटिकल प्रूफ दे, कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला जो प्रूव करे कि तेरा नाम यही होना चाहिए था और कोई नाम नहीं होना चाहिए था। फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट दे दे जो इसको वैलिडेट करे, या फिर बायोकेमिस्ट्री का कोई एविडेंस दे दे। नहीं दे पाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुझे एम्बैरेस करूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज समझाने के लिए बहुत जरूरी है। नाम रखना, या ट्रेडिशन फॉलो करना, या किसी को रिस्पेक्ट देना, ये सब चीजें साइंटिफिक प्रूफ की कैटेगरी में आती ही नहीं। एक और एग्जांपल ले ले, अपनी माता की इज्जत तो करता होगा ना तू, उनको मेरी ओर से भी पाए लागू, क्योंकि माता तो माता है, चाहे तेरी हो या मेरी। पर तू जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, उसका साइंटिफिक एविडेंस दे कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। कोई लैब एक्सपेरिमेंट दे दे, या फिजिक्स का फॉर्मूला दे दे। चल, नहीं दे पाएगा, क्योंकि साइंस का अपना डोमेन है, कल्चर, फिलोसफी, ट्रेडिशन उसका डोमेन ही नहीं है। ये बातें बिलीफ, कन्वेंशन और कल्चरल कंटिन्यूटी से आती हैं, और ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक अलग कैटेगरी का नॉलेज है। तो तू जब ऋषभ से डिमांड करता है कि सावन में नॉन वेज अवॉइड करने का साइंटिफिक प्रूफ दो, तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू एक ऐसी चीज मांग रहा है जो तू खुद अपनी जिंदगी की सबसे बेसिक डिसीजंस, जैसे तेरा नाम, उस पर भी नहीं दे सकता? खैर, वो बात और है कि तुझे आज यहाँ भी रेला ही जाएगा। लेसन नंबर 2, साइंस एंड मोबाइल। विज्ञान का दिया मोबाइल पकड़ के चिल्ला चिल्ला के करते हैं क्या धार्मिक एक्सप्लेनेशन, धार्मिक एक्सप्लेनेशन। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दो थोड़ी सी। चलो, उसी मोबाइल की बात करते हैं। एक बात बता, तू मोबाइल खरीद के लाया या तूने स्टीफन के पैर पकड़ के प्राप्त किया? ऑब्वियसली खरीद के लाया। तो पैसे जो दिए वो कैसे दिए, मतलब कितने देने हैं, पता कैसे चला? अच्छा चल सोच, जो ये फोन डिजाइन हुआ, इसकी डायमेंशन, इसकी असेंबली, इसकी पूरी मार्केटिंग, इसका ट्रांसपोर्ट, वो सब एक कॉमन चीज पर बेस्ड है। वो क्या है? सोच सोच अमरूद, सोच। चल, मैं ही बताता हूँ। जो कुछ इस फोन को एग्जिस्ट करने देता है, वो पूरा का पूरा सिस्टम डेसिमल पे बेस्ड है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्स, मेजरमेंट्स, टॉलरेंस, वोल्टेज रेटिंग सब डेसिमल पर। इसकी कॉस्टिंग, इसकी प्राइसिंग, इसका सप्लाई चेन, जीएसटी, इनवॉइस सब डेसिमल अकाउंटिंग पर। जब फैक्ट्री में इसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है, जब इंजीनियर्स इसके डिजाइन का मैथ करते हैं, जब कंपनी इसकी सेल और प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, सब डेसिमल पर। अब मुझे बताइए कि डेसिमल पोजिशनल सिस्टम आया कहां से? बताना। चल अब ये देख, यजुर्वेद,
अध्याय 17 मंत्र 2 एक पूरा मंत्र है जिसमें नंबर्स एक्सप्लिसिटली नाम से नाम लिस्ट किए गए हैं। एक मतलब एक, उसका 10 गुणा मतलब 10 मतलब 10, उसका 10 गुणा शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, आयुत मतलब 10,000, न्यूत मतलब 1 लाख, प्रयुत मतलब 10 लाख। ओह सॉरी, फॉर यू इट इज 1 मिलियन। ये पूरा सीक्वेंस 1 से लेकर 1 ट्रिलियन एंड मोर तक यजुर्वेद में एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। और ये वैदिक टेक्स्ट की स्कॉलरली डेटिंग भी मुझे ही बतानी पड़ेगी। बाद में वेदांग ज्योतिष की परंपरा में 499 ईस्वी में आर्यभट्ट ने इसको फॉर्मल मैथमेटिकल नोटेशन दी, जिसको आगे कई स्टेप्स के बाद पूरी दुनिया हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम के नाम से जानने लगी और आज भी यूज करती है। तो जिस विज्ञान के मोबाइल का तो ताना मार रहा था, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी पूरी इकोनॉमी, सबकी जड़ एक धार्मिक टेक्स्ट से निकल के आई है। आयरनी आयरनी। विज्ञान का दिया मोबाइल पकड़ के लेसन नंबर 3 मोबाइल एंड धर्म। विज्ञान का दिया मोबाइल पकड़ के चिल्ला चिल्ला के करते हैं क्या? धार्मिक एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से एक और जरूरी पॉइंट निकलता है। ठीक है, मान लिया साइंस ने, मैथमेटिक्स ने, इंजीनियरिंग ने मिलके एक फ़ोन बना दिया, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब मुझे ये बता, जब तेरे हाथ में ये फ़ोन आ गया, उसके बाद तू क्या करेगा? क्या तू इससे पढ़ेगा, सीखेगा, कुछ प्रोडक्टिव बनाएगा, या तू बस स्क्रॉल करेगा, ट्रोल करेगा, बुली करेगा, पोर्न देखेगा, पायरेसी करेगा, हैकिंग करेगा, फ्रॉड करेगा, या फिर और भी नीचे करके कुछ ऐसा देखेगा जो तुझे और डिग्रेड कर दे? ये चॉइस की फ़ोन का यूज़ कैसे करना है, किस डायरेक्शन में करना है, इसका जवाब साइंस नहीं देता। साइंस सिर्फ ये बताता है कि चीज़ कैसे बनती है, काम कैसे करती है। साइंस ये कभी नहीं बताता कि इस चीज़ का सही यूज़ क्या है, ये चीज़ तेरे कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट करेगी, या इस टेक्नोलॉजी को किस मर्यादा के साथ हैंडल करना चाहिए। और यही वो जगह है जहाँ धार्मिक टेम्परामेंट काम आता है। तो जिस चीज को धार्मिक एक्सक्यूज बोल के खारिज करता है, वही बताता है धृतिक्षमा दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। गुड लक फाइंडिंग दैट इन अ लैब। चल अब आते हैं तेरी साइंस पर, वरना फिर तू करेगा साइंटिफिकली प्रूव करो उस चीज को। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दो थोड़ी सी प्रूव करके। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। लेसन नंबर 4 श्रवण टाइमिंग। कैलेंडर इंजीनियरिंग नॉट कोइंसिडेंस। और आप नोटिस करोगे ना, तो सावन ऐसे टाइम में आता है जब मॉनसून वाला टाइम आता है, मतलब उसका वो मतलब ही वो है उसका। अगर भाई जलवायु परिवर्तन के कारण कल को मॉनसून थोड़ा लेट आ जाए तो क्या सावन भी लेट आएगा? कुछ भी, अरे महीने का नाम है सावन, मॉनसून एक सीजन है। समझ आती है कुछ? दोनों में कोरिलेशन कहाँ से बिठा के लेके आ जाते हैं आप लोग? क्या बात है, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। ठीक है, ये एक फेयर सवाल लगता है, बट केवल सरफेस पर। वो भी बस इसलिए कि तुझे पता नहीं कि ये सिर्फ कोरिलेशन नहीं है, ये 2000 साल से ज्यादा पुरानी कैलकुलेटेड कैलिब्रेटेड इंजीनियरिंग है। तेरा म्यूजिक का टेस्ट अगर तेरे जैसा बकवास ना हुआ तो तूने ये गाना तो सुना होगा ना, मेरे मनवा सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। ये गाना कैसे बना, सोचा है कभी? तूने बस कह दिया कि महीने का नाम है सावन, मॉनसून एक सीजन है, जैसे दोनों का कोई फॉर्मल कनेक्शन ही ना हो। रॉन्ग अगेन। हिंदू कैलेंडर के अपने ऋतु सिस्टम में, मतलब सीजन क्लासिफिकेशन सिस्टम में, श्रावण मंथ को एक्सप्लिसिटली वर्षा ऋतु के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। और ये कोई मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये हिंदू कैलेंडर की फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सीजन स्ट्रक्चर है। श्रावण और उसके बाद भाद्रपद दोनों मिलके वर्षा ऋतु बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले अमरूद एविडेंस मांगे चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 6 गौर से देख ले। चले एक और देख ले, अष्टांगहृदय सूत्र स्थान चैप्टर 3 ऋतुचर्या अध्यायम। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जाए, तेरे भेजे में कुछ क्या भाई? तो जब तू कहता है कोरिलेशन कहाँ से लाते हो, तो खुद कैलेंडर के अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही इग्नोर कर देता है। वाह रे रैशनैलिटी। दोनों में कोरिलेशन कहाँ से बिठा के लेके आ जाते हैं आप लोग? चलो तुझे एक छोटे बच्चे की तरह स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये क्लासिफिकेशन इतनी प्रिसाइजली मेंटेन कैसे होती है, वो भी हजारों सालों से। पहली चीज, हिंदू कैलेंडर सिर्फ सन बेस्ड नहीं है, वो लूनी सोलार है। पर अगर हिंदू कैलेंडर सिर्फ चांद पे बेस्ड होता, बिना किसी करेक्शन के, प्योरली लूनर, तो क्या होता? लूनर ईयर सोलर ईयर से रफली 11 दिन छोटा होता है। मतलब अगर कोई करेक्शन ना हो तो कैलेंडर 11 दिन ड्रिफ्ट करता जाता सोलर सीजन के अगेंस्ट। छोटे स्केल पे ये कुछ नहीं लगता, लेकिन सोचो 3500 साल में बिना करेक्शन के ये ड्रिफ्ट इतना हो जाता कि सावन महीना जो आज जुलाई अगस्त में पड़ता है, वो ड्रिफ्ट करके कहीं और चला जाता, मतलब पूरी तरह मॉनसून के ही बाहर। तो इस ड्रिफ्ट को रोकने के लिए क्या किया गया? एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल फिक्स बनाया गया जिसका नाम है अधिक मास।
ये एक एक्स्ट्रा महीना है जो लूनर कैलेंडर में इंसर्ट किया जाता है रफली हर 32.5 महीने में एक बार। और इस करेक्शन ने कैलेंडर को एक्यूरेट तो रखा ही, साथ ही सीजन्स के साथ लॉक करके रखा। रिजल्ट के तौर पर सावन हमेशा मॉनसून के साथ ही अलाइन हो गया। और ये सिस्टम इतना एक्यूरेट है कि आज भी 2000 साल बाद भी सावन मॉनसून के साथ ही पड़ता है। ये तो हिसाब हुआ हजारों साल पीछे तक का। अब आगे सुन अमरूद। लेसन नंबर 5, क्लाइमेटोलॉजी डेटा। ये सिर्फ हमारे कैलकुलेशन की बात नहीं है। तूने क्लाइमेट चेंज का नाम लिया ना, तो चल इसमें भी 3 अलग अलग एंगल से देखते हैं। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, रीसेंट इंस्ट्रूमेंटल डेटा और करंट साइंस की एक्चुअल फाइंडिंग। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। अभी कैसे जाएगा, पूरा सिखा के भेजूंगा। पार्ट 1, द पास्ट। पैलियो क्लाइमेट साइंटिस्ट जो लेक्स, केव्स और सेडिमेंट लेयर्स की स्टडी करते हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल का पुराना रिकॉर्ड निकालने के लिए उन्होंने इंडियन समर मॉनसून का एक कंटिन्यूअस रिकॉर्ड बनाया है जो 3200 साल पीछे तक जाता है। एक स्पेसिफिक स्टडी बताती है कि एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट इंडियन समर मॉनसून इंटरवल था रफली 1200 BC से 450 CE तक। मतलब यही वो पीरियड है जहां वैदिक और क्लासिकल इंडियन सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी। मतलब पिछले कुछ हजार साल में इंडियन समर मॉनसून एक रेगुलर समर सीजन फिनोमेना रहा है। अब स्टडी का टाइटल देख के ये मत सोचना कि टाइम चेंज हो गया। स्टडी एक्चुअली कहती है कि इस पूरे टाइम फ्रेम में ये मॉनसून सदा से रहा है, लेकिन हाँ ये भी बता रही है कि इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा होती रही है। कुछ सेंचुरीज थोड़ी वेट थी, कुछ थोड़ी ड्राई, लेकिन ये हमेशा था यहीं साल दर साल हजारों साल से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि यह झूठ है। पार्ट 2, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटल डेटा ऑफ लास्ट 50 ईयर्स। अब जब हमारे पास सैटेलाइट और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक स्टडी स्पेसिफिकली केरला के मॉनसून ऑनसेट डेट को ट्रैक करती है और ये क्लियरली कहती है कि पिछले 50 साल में इस ऑनसेट डेट में कोई सिग्निफिकेंट सिस्टमेटिक चेंज नहीं आया है। यानी जब क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी एक मेजरेबल साइंटिफिकली एक्सेप्टेड फिनोमेना बन चुका है, तब भी ऑनसेट डेट वही रही। इट ब्रिंग्स अस टू पार्ट 3, द चेंज। जो एक्चुअली चेंज हो रहा है वो अलग चीज है। जो शिफ्ट हो रहा है वो है मॉनसून का विड्रॉल, सीजन खत्म होने का टाइम, ना कि ऑनसेट। 2019 में विड्रॉल 22 दिन लेट हुआ, 2021 में 19 दिन लेट हुआ। और क्लाइमेट चेंज का रियल डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट है रेनफॉल की इंटेंसिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स 150 mm से ज्यादा एक दिन में 75% बढ़ गए हैं सेंट्रल इंडिया में 1950 से 2015 के बीच। लेकिन ये सब सीजन के अंदर की चीजें हैं। कब शुरू होता है वो ऑलमोस्ट स्टेबल है। अब बैल बुद्धि एक काम कर, तीनों बातों को कंबाइन कर अलोंग विद अष्टांग हृदयम, तो तीनों लेवल पे एंशिएंट, रिसेंट और करंट डेटा एक ही बात कह रही है। सावन का टाइम फ्रेम हजारों साल से सेम रहा है और जैसा ट्रेंड दिख रहा है ना, उससे तो ये लगता है कि ऐसा ही रहने भी वाला है। तो अपने क्लेम की तनिक बत्ती बना और खैर जाने दे, अभी तो तुझे और पाठ पढ़ाने हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दे दो थोड़ी सी प्रूव करके। प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। लेसन नंबर 6, मुझे डेटा दो। अब मॉनसून के टाइम पर ना आप एक नोटिस करोगे चीज कि आपके घर के आसपास कीड़े बहुत हो गए हैं। आपके घर के अंदर भी बहुत कीड़े घुस जाते हैं, लाइटों पे ऐसे डगमगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं से उठ के आ गए हैं क्योंकि तुम्हारा घर बढ़िया लग रहा है। नहीं नहीं, वो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द स्पेसीज जो है ना एनिमल किंगडम की, वो ब्रीडिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है 100 में से लगभग 70-80%। इनको ये नहीं पता होगा कि इस दुनिया में कितनी टाइप की एनिमल स्पीशीज हैं और कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग ब्रीडिंग इन मॉनसून सीजन। हवा में तीर मारना है, लग गया तो भाई अपना, वरना पकड़े जाने पर राम नाम जपना। ठीक है, तुझे डेटा चाहिए तो चल अब डेटा दिखाता हूँ। तो ऋषभ ने मोस्ट लूजली कह दिया और तू लटक के झूल गया, जबकि उसने एक स्पेसिफिक वेल डॉक्यूमेंटेड स्पीशीज का एग्जांपल भी दिया है। जैसे एक मछली होती है हिल्सा, ये मछली ना बे ऑफ बंगाल के ओशियन में रहती है, लेकिन जब इसकी ब्रीडिंग का टाइम आता है ना, तब ये ऑल द वे ओशियन से निकल के, ये मान लो आप प्रयागराज से लेके दिल्ली तक आती है ट्रेवल करके, मतलब चल के ऑब्वियसली अपने हिसाब से। सिर्फ इसलिए कि ये अंडे वगैरह दे सके और नए बच्चे पैदा हो सके, हजारों किलोमीटर आती है ये, क्योंकि ओशियन के पानी में जो नमकीन होता है ना, उसमें बढ़िया नहीं हो सकता ये वाला अंडा वाला काम। अब अगर सावन के टाइम पे हिल्सा जो मछली है ना, उसकी ब्रीडिंग के टाइम पे अगर लोगों ने नॉनवेज नहीं छोड़ा या अपना कंजम्पशन जो है वो बढ़ा दिया, तो पूरी की पूरी जो नस्ल है ना हिल्सा की, वो खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम उसको नहीं मार रहे हो, तुम उसके होने वाली पूरी जनरेशन को खत्म कर रहे हो। हिल्सा जिसका ब्रीडिंग पैटर्न फिशरीज डिपार्टमेंट के रिपोर्ट्स में है, कोई ग्रंथ में नहीं। तो जिसको हवा में तीर बोल रहा है, वो तीर IUCN और बांग्लादेश इंडिया जॉइंट फिशरी रिसर्च पर बेस्ड है। पर तेरा कंटेनर मांगे मोर, तो चल
अब और झूल ले। ये पैटर्न सिर्फ एक मछली तक सीमित नहीं है। इंडिया में कई अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स में इंडिपेंडेंटली दिखाई देता है और हर जगह गवर्नमेंट के अपने रिकॉर्ड्स इसको कंफर्म भी करते हैं। और ये सिर्फ छोटे कीट पतंगों या जीव जंतुओं तक सीमित नहीं है, सेम पैटर्न बड़े मैमल्स में भी दिखाई देता है। देश के बहुत सारे नेशनल पार्क्स हर साल 1 जुलाई के बाद बंद होते हैं और 1 अक्टूबर को खुलते हैं और इसका ऑफिशियल रीजन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद देता है, रेनी सीजन और वाइल्ड एनिमल्स का मेटिंग पीरियड। इफ यू नो हाउ टू सर्च एंड रीड। पर अमरूद को आलस आ जाएगा ना पढ़ने में, तो ये ले पढ़ ले। द टाइगर रिजर्व्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग मॉनसून एज इट इज द ब्रीडिंग सीजन फॉर द बिग कैट्स। अच्छा, इसमें थोड़ा कम समझ आएगा तो ये वाला भी पढ़ ले। इंडिया इज होम टू a total of 106 national parks. A common practice among these parks is to close their doors during monsoon season, typically from June to September. The seasonal closure of the national parks in India during the monsoon is a well-considered strategy that balances the needs of wildlife conservation, habitats regeneration, visitor safety and park maintenance. Deer, wild boar और बाकी herbivores monsoon के दौरान या तुरंत बाद जन्म देते हैं। टाइगर और लेपर्ड जैसे प्रेडेटर्स भी इसी पीरियड में ब्रीड करते हैं। कब्स डीप फॉरेस्ट के डेंस में पैदा होते हैं, इसलिए ये क्लोजर सिर्फ टूरिस्ट सेफ्टी के लिए नहीं होता, स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ को उनके सबसे वल्नरेबल रिप्रोडक्टिव पीरियड में कंप्लीट सेंचुरी देने के लिए है। अब अमरूद बोलेगा तो इसका हमारे कंजम्पशन से क्या लेना देना। अगर तूने ये पूछा ना बेटा, तो गधे तुझे इकोलॉजिकल बैलेंस का 2 धेला भी नहीं पता। और तूने खुद तो एक नंबर भी नहीं दिया, एक स्टडी नहीं दी, एक भी स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए, सिर्फ मोस्ट ऑफ का मतलब बोल के सवाल उठा दिया। जो इंसान खुद को रैशनैलिटी और लॉजिक का फ्लैग बियरर बोलता है, उससे इतना तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो भी अपना काउंटर क्लेम डेटा के साथ दे, ना कि सिर्फ दूसरे से डेटा मांगे। और सुन, अभी तो और पाठ पढ़ने हैं तुझे और तेरे जैसे रेंटेड नास्तिकों को। जो बात ऋषभ ने कही कि ब्रीडिंग सीजन में स्पीशीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके, ये फालतू का कस्टम नहीं है जो हम लोग फॉलो करते हैं। ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल है। डिफरेंट डेट्स पर इसे गवर्नमेंट खुद अप्लाई करती है। फॉर मॉनसून स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल लीगल एनफोर्स्ड पॉलिसी है। हर साल पूरे कोस्ट लाइन पर मॉनसून ऑनसेट के टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज हर साल एक यूनिफॉर्म मॉनसून फिशिंग बैन लगाता है। वेस्ट कोस्ट पे 1 जून से 31 जुलाई तक, मतलब पूरे 61 दिन। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी सेपरेट टाइमिंग्स के साथ ये लागू होता है। अब तू कहेगा अरे डेट्स अलग हैं, तो उसका उत्तर सुनने से पहले ये सुन कि इसका स्टेटेड रीजन क्या है। डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑर्डर में लिखा होता है ताकि फिश ब्रीड कर सके और उनकी पॉपुलेशन रीपॉपुलेट हो सके। लगभग हर कोस्टल स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटक एक्सेट्रा अपने अपने मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू इसे एनफोर्स करती हैं। जैसे ये पढ़ ले, मॉनसून फिशिंग बैन और ना मानने वालों पर पेनल्टी का प्रोविजन। और ये लाइन मालूम है कहाँ से आई? ये आई है द महाराष्ट्र मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट 1981 के ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन से। अब डेट्स अलग क्यों हैं? क्योंकि मॉनसून के समय ब्रीडिंग स्पीशीज को बचाए रखने का प्रिंसिपल यहाँ मेन सीट ले लेता है। खैर, इसके और भी पहलू हैं जो आगे बताऊंगा। और लेसन नंबर 10, वो तो तू भूलना ही मत। तो जब ऋषभ बोलता है ब्रीडिंग सीजन में इन्हें अवॉइड करो ताकि स्पीशीज सर्वाइव करे, ये बात सिर्फ किसी ग्रंथ से नहीं आती है, ये एक ब्रॉड प्रिंसिपल है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार इसको मरीन कंजर्वेशन बोलती है और हम इसे सावन में मर्यादा बोलते हैं। लेसन नंबर 7, हिपोक्रेसी 101। हिल्सा सावन में ब्रीड करती है, ठीक है, लेकिन भाई इससे चिकन और मटन भी सावन में ही ब्रीड करते हैं, ये बच जाएंगे इनकी भी स्पीशीज, ये कैसे साबित हो गया? भाई नहीं खाना है नॉनवेज अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इलॉजिकल बात है तो मत करो कि इसलिए बचाने के लिए हम छोड़ रहे हैं। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। ये बढ़िया बात है। तूने ऋषभ के मोस्ट बोलने पर डेटा मांगा था, लेकिन जब तेरा खुद का टर्न आया काउंटर क्लेम देने का, तूने सिर्फ 2 जानवरों के नाम ले दिए। बस 2 नाम बोल दिए और मान लिया कि तेरा पॉइंट बन गया। जिस स्टैंडर्ड से तू दूसरे से स्टैट्स मांगता है, उसी स्टैंडर्ड पे तू खुद कोई स्टैट क्यों नहीं देता? और अब जब हमने एक्चुअल डेटा भी तुझे दिखा दिया, तो तेरा वो क्लेम वाला बिना पंक्चर टायर जैसा हो गया है। इसी से जुड़ा कुछ डेटा तुझे लेसन नंबर 10 में भी मिलेगा, तो जाना मत कहीं बेटा। लेकिन ऐसे इलॉजिकल बातें तो मत करो कि इसलिए बचाने के लिए हम छोड़ रहे हैं। शाबाश, पक्का दोगला है तू। लेसन नंबर 8,
मेरी वाली फैलेसी। सब मैकेनिज्म हमारे ही पूर्वजों को पता था, इसीलिए तो पुष्पक विमान उड़ाए जा रहे थे। आज तक बस एविडेंस नहीं मिले। न्यूक्लियर बॉम्ब से पावरफुल अस्त्र बने थे, लेकिन बस आज नहीं बन पा रहे हैं। एआई मॉडल भी बन चुके होंगे उसी टाइम पे, बस आज नहीं बना पा रहे हैं। पहले ही था हमारे यहाँ पे सब कुछ, आज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। Hey, I've seen this one. This is a classic. देख, ये जो तू कर रहा है ना, इसको ठीक से समझना जरूरी है, क्योंकि ऊपर से तो ये क्लेवर लग रहा है, लेकिन है नहीं। ऋषभ का क्लेम क्या था? सिंपली सावन मॉनसून और इकोलॉजिकल बैलेंस। इस क्लेम को तू खुद चेक कर सकता था माइक पर लटकने से पहले, थोड़ा डेटा देख सकता था, पर ना, तू इसको लेके सीधा पुष्पक विमान, न्यूक्लियर लेवल अस्त्र और एंशिएंट एआई तक पहुंच गया, जिसका टॉपिक से कोई लेना देना था नहीं। अगर एक स्पेसिफिक क्लेम डिस्कस हो रहा है तो उससे अनरिलेटेड, अनवेरिफाइड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स इंट्रोड्यूस करना उस स्पेसिफिक क्लेम का ना एविडेंस है और ना ही डिस्प्रूफ। ये सिर्फ एसोसिएट करके प्रॉक्सिमिटी से मेन पॉइंट को अब्सर्ड दिखाने की एक फालतू सी कोशिश है। तुझे लगता है ये रीजनिंग है? नहीं है। इससे बस तू गधा साबित हुआ और कुछ नहीं। वो बात कर रहा है सावन की, तू घुस रहा है विमान में। वो बात कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस की, तू ढूंढ रहा है एआई। कुछ भी। एक बात बता, तेरे सर पर कभी कोई लट्ठ वट्ठ पड़ गए थे क्या? और हाँ मेरे दर्शकों, इन लोगों का बढ़िया है यार, खुद ही फैलेसी समझाएंगे, खुद ही यूज कर देंगे। पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड। लेसन नंबर 9, तो अब इसका क्या करें? और हिंदू धर्म में भगवान क्या है? यूनिवर्स है, खुद नेचर है। पहली बात तो भाई, हिंदुइज्म ना एक सिंगल फिलॉसफी है ही नहीं जो ये कहने की कोशिश कर रहा है। हिंदू धर्म में, अद्वैत में ब्रह्मांड की कंसेप्शन अलग है। वैष्णव ट्रेडिशन में विष्णु को पर्सनल गॉड माना जाता है। शिवा ट्रेडिशन में शिवा की अलग थियोलॉजिकल कंसेप्शन है। शक्त ट्रेडिशन में देवी अल्टीमेट रियलिटी हो सकती है। तो इनकी जो ये हिंदुइज्म इक्वल टू सिंगल फिलॉसफी वाली स्टेटमेंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। तो एक तो तुझे इस टॉपिक पे कितना पता है वो मुझे तो बड़ा क्लियर है। क्या मतलब साइड में चीटिंग के लिए नोट चिपकाए हुए हैं? तू उधर क्या देख रहा है? चल छोड़, इस बात से तेरा क्या लेना देना है? गले सुन, तू जो अभी बता रहा है ना, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ले, एक वेद मंत्री देख ले, ऋग्वेद 1:164-46, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब ट्रुथ एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। तू बात करता है भगवान विष्णु की, तो वो ऑल प्रिवेडिंग है। तू बात करेगा माता काली की, तो वो स्वयं आदि शक्ति है, आदि प्रकृति है। बेटा यहाँ मत कूद, ये तो तेरा जोन बिल्कुल नहीं है। और दर्शकों, मुझे कैसे पता? तो जरा ये सुनो। शक्त ट्रेडिशन में, शक्त ट्रेडिशन क्या होता है भाई? शाक्त होता है आ वाली मात्रा, याद है वो? ऐसा क्या मतलब साइड में चीट कोड्स लगा लिए हैं, फिर भी तू पढ़ के ढंग से बोल नहीं पा रहा है? बेटा, तू जिस चीज को गोचा समझ के लाया था, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था, वो चीज हमारे ही शास्त्रों में पहले से लिखी है और तुझे इस जोन में कुछ नहीं पता ब्रो। रहने दे, बता रहा हूँ, रहने दे। और अब तेरे लिए एक विशेष लेसन नंबर 10, अमरूद का पेट। अब एक और चीज़ है जो इसने कंप्लीटली स्किप कर दी, और मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा। सिर्फ बाहर के इकोसिस्टम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ फिश और एनिमल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ये पैटर्न खुद तेरे अपने पेट के अंदर भी चलता है। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है जठराग्नि, मतलब डाइजेस्टिव फायर, वो इंटरनल कैपेसिटी जो फूड को एफिशिएंटली ब्रेक डाउन करती है। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वर्षा ऋतु में, मॉनसून सीजन में ये अग्नि नेचुरली वीक हो जाती है। अब ये सिर्फ एंशिएंट बिलीफ नहीं है, मॉडर्न डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली यही चीज कंफर्म करते नजर आते हैं। हाई ह्यूमिडिटी में बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। डॉक्टर्स क्लिनिकली नोट कर रहे हैं कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स मॉनसून में स्पेसिफिकली बढ़ जाते हैं। ये कोई वेग स्टेटमेंट नहीं है, ये क्लिनिकली ऑब्जर्व्ड है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं। और अब इस कंटेक्स्ट में सोचो, मीट बीइंग हैवी और प्रोटीन रिच काफी स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फायर डिमांड करता है प्रोसेस होने के लिए, और एग्जैक्टली वही चीज, वही डाइजेस्टिव फायर मॉनसून में सबसे वीक है। तो श्रावण मास में हल्का सात्विक खाना खाने का कंसेप्ट है। ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है जो हमने बिना रीजन के फॉलो किया हो, ये तेरे अपने गट की करंट रिड्यूस्ड कैपेसिटी के साथ डायरेक्टली मैच करता है। ऊपर से अगर तू पढ़ाई वढ़ाई करता हो थोड़ी बहुत, तो तुझे पता होगा कि फंगल और बैक्टीरियल गतिविधि सराउंडिंग में इस समय बढ़ जाती है, चीज़ें स्पॉइल जल्दी होती हैं। अब दोनों चीज़ें कंबाइन कर ले, वीक डाइजेशन और हाई इन्फेक्शन रिस्क दोनों एक साथ, ये एक दो तरफा अटैक है जिसको इस अमरूद ने बिल्कुल टच ही नहीं किया अपने पूरे वीडियो में। मॉनसून में ह्यूमिडिटी
80 to 90% तक चली जाती है। ये बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बिल्कुल आइडियल एनवायरनमेंट है। ई कोली, सल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शंस कोज करते हैं, मॉनसून में 2 गुना स्पीड तक से बढ़ने लग जाते हैं कंपेयर टू ड्राई सीजन्स। अमूमन देखा जाता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं जून से सितंबर के मॉनसून मंथ्स में पूरे इंडिया में। और विब्रियो कोलेरा जो कोलेरा कोज करने वाला बैक्टीरिया है, स्पेसिफिकली वार्म मानसून कोस्टल वाटर में पाया जाता है। और सी फूड जैसे प्रॉन्स, क्रैब्स, मुसल्स जो फिल्टर फीडर हैं, वो इस बैक्टीरिया को डायरेक्टली अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। श्रावण में नॉन वेज अवॉइडेंस, इवन सी फूड और मीट सिर्फ प्योरिटी का कंसेप्ट नहीं है जिसका तू मजाक उड़ा रहा है। ये मेडिकली डॉक्यूमेंटेड एंड वेरीफाइड पब्लिक हेल्थ पैटर्न है। तूने शुरू में बोला था विज्ञान का दिया मोबाइल पकड़ के चिल्लाते रहते हो, तो अब सुन। हमने पहले तुझे साइंटिज्म और साइंस का फर्क समझाया, फिर तेरा नामकरण संस्कार किया, फिर तुझे माता की रिस्पेक्ट करना सिखाया, तुझे डेसिमल नंबर सिस्टम का ओरिजिन बताया और ये भी बताया कि साइंस टूल बनाती है लेकिन उसका सही यूज धर्म से आता है। फिर हमने तुझे कैलेंडर समझाया, अधिक मास का मैकेनिज्म दिया, मॉनसून ब्रीडर्स का स्केल समझाया, ऑफिशियल गवर्नमेंट फिशिंग बैन पॉलिसी बताई और तेरा डाइजेशन समझाया। तो अब मिल गई शांति? नहीं मिली तो फिर बकवास कर लियो, फिर समझा देंगे। एंड टू माई ऑडियंस, आप चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।